Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 781, Mysterious Ocean। साला शाओयान और उसके ग्रुप का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक नीचे गिरने लगे। शाओयान ने गाली दी। पता नहीं क्यों स्पेस चैनल के गायब होते ही शाओयान और उसका ग्रुप सीधा आसमान से नीचे समुंदर की तरफ गिरने लगा। अगर वो इस ऊंचाई से सीधा गिर जाते तो तुरंत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने तुरंत हवा में चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनकी फ्लाइंग एबिलिटी सील हो चुकी हो, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी। सोल पावर! शाओयान ने तुरंत चिल्लाया। जैसे ही सब वांग यांग के पास गिरने वाले थे, उसने अपनी डैज़लिंग सोल पावर से सबकी गिरने की ताकत को काफी कम कर दिया। आह! लेंग फुयाओ ने समुंदर में गिरते ही चीख मारी। क्या हुआ? किनसिन और लेंग फुयाओ का रिश्ता अच्छा था, इसलिए वो सबसे पहले पूछने वाली थी। सिस्टर किनसिन, ये पानी बहुत ठंडा है, लेंग फुयाओ कांपते हुए बोली। जाओ। ये देखकर शाओयान ने तुरंत अपनी बॉडी के अंदर की आग भड़का दी और एक तेज गरम फ्लेम सबको कवर कर गया। शाओयान के एक्शन के बाद सबको महसूस हुआ कि फ्लेम ने उन्हें पानी के टेम्परेचर से अलग कर दिया है और आग पानी के अंदर भी बुझी नहीं। सावधान रहो, इस समुंदर का पानी सिंपल नहीं लगता, शाओयान ने थोड़ा महसूस करके कहा। जी। सबने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। अब ऊपर कैसे जाएं? शाओयान और उसका ग्रुप पानी में थे और ऊपर आसमान में लटके हुए 3 बड़े आइलैंड्स को देख रहे थे। क्या ग्रैंड जगह है, मू यिंगयिंग ने धीरे से कहा। सच में तीनों आइलैंड्स का एरिया बहुत बड़ा था और मू यिंगयिंग को महसूस हुआ कि उनके बाहर कुछ अलग सी बैरियर जैसी चीज है। चलो पहले पास जाकर देखते हैं। मुझे लगता है अगर उन आइलैंड्स पर चढ़ना है तो नीचे से ही रास्ता मिलेगा, शाओयान ने सोल पावर से सेंस करके कहा। तैर के जाएं? मू यिंगयिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ इतनी सारी लड़कियां थीं और ज्यादा लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी। मुझे भी नहीं आती, युएरू ने लाचारी से कहा। मैं भी, लेंग फुयाओ ने भी कहा। ये सुनकर शाओयान सीधा शॉक हो गया। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देख लेता हूं, शाओयान ने कहा। मैं भी चलूंगी, यहाँ कोई खास खतरा नहीं लग रहा, तुम लोग यहीं इंतजार करो, शियूची ने भी कहा। ठीक है, शाओयान ने मान लिया। शाओयान फायर एट्रीब्यूट का था। जमीन पर लड़ाई में वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन पानी में उसकी कॉम्बैट पावर काफी कम हो जाती थी, इसलिए शियूची का साथ होना उसके लिए अच्छा था। सावधान, उन 3 आइलैंड्स के नीचे कुछ लगता है। अचानक युएरू की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। मुफंग, इन लोगों का ख्याल रखना, शाओयान कहकर शियूची के साथ सीधा तैरता हुआ आइलैंड्स की तरफ बढ़ गया। क्या तुमने उड़ने की कोशिश की? शाओयान ने जाते जाते पूछा। ये जगह वाकई अजीब थी। अंदर आते ही उसे घुटन सी महसूस हुई थी और स्पेस चैनल का अचानक गायब होना सबके लिए मुसीबत बन गया था। ट्राई करो, शियूची ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओयान की स्ट्रेंथ अभी 6 स्टार डू एम्परर कॉन्स्यूमेशन थी और वो 7 स्टार डू एम्परर से सिर्फ एक कदम दूर था। फिर भी शियूची को लगता था कि शाओयान बिल्कुल सिंपल नहीं है। उठो, शाओयान ने चिल्लाया। उसके शरीर के गिर्द लपटी आग जोर से फट पड़ी और उस फोर्स से उसने शियूची को कुछ दूर धकेल दिया। ताकोंग, शाओयान जोर से बोला। लेकिन अगले ही पल शाओयान हवा में टिक नहीं पाया और सीधा दोबारा पानी में गिर गया। छप! एक आवाज के साथ शाओयान पानी की सतह पर वापस आ गया। छोड़ दो, लगता है समुंदर में कोई स्पेशल पावर है जो हवा में उड़ने की एबिलिटी को रोक रही है, शियूची ने हंसी के साथ कहा। चलो, शाओयान ने अब जिद नहीं की और सीधा आइलैंड्स की तरफ तैरने लगा। शाओयान और शियूची के जाने के बाद मुफंग थोड़ा शांत हो गया। किनसिन थोड़ा आगे बढ़ी और युएलो को देखा, जैसे कुछ पूछना चाहती हो। अगर कुछ कहना है तो कह दो, युएरू ने तुरंत कहा। क्या तुम ही वो इनहेरिटर हो जिसका जिक्र रूइंस में है? किनसिन ने धीरे से पूछा। हाँ, युएरू ने सीधा जवाब दिया। मुझे नहीं लगा था तुम्हारा और शाओयान का रिश्ता इतना अच्छा है, किनसिन ने बात बदल दी। बस ठीक ही है, युएरू ने हल्का सा जवाब दिया। इस वक्त मू यिंगयिंग ने युएरू की तरफ देखा। ये दोनों औरतें बहुत ही खतरनाक पहचान रखती हैं। युएरू इनहेरिटर है और फ्यूचर ब्राइट है, और मू यिंगयिंग के अंदर हमेशा एक छिपी हुई ताकत महसूस होती है जो मुझे डरा देती है। ये शाओयान ऐसा क्या है जो 2 औरतें एक साथ उसकी इतनी परवाह करती हैं? लगता है शाओयान भी काफी मिस्टीरियस है। लेकिन छोड़ो, जब तक उसके इरादे बुरे नहीं और वो दोस्त बन सकता है, तो फ्यूचर में एम्पायर कॉन्कर करने के लिए शायद मुझे उसकी मदद चाहिए होगी। ज़्वैन यून पिल के असर से मेरी चोट स्टेबल हो चुकी है, इस बार रूइंस में बस इनके साथ देखने चली आई हूं, किनसिन ने मन ही मन सोचा। औरतें, मुफंग बेचैन होते हुए कहा।
ये सब सच में बहुत ट्रबलसम होती हैं। बस चुपचाप शाओ यान और बाकी लोगों के लौटने का इंतजार करते हैं। इस रूइन में बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मू यिंगिंग ने धीरे से कहा। पता नहीं क्यों मू यिंगिंग को युएरू से हल्का सा दुश्मनी का एहसास होता था। ये तब से शुरू हुआ जब युएरू बर्निंग इंसेंस पवेलियन आई थी शाओ यान को ढूंढने। शायद मू यिंगिंग खुद भी नहीं जानती थी कि वो कब शाओ यान से प्यार कर बैठी थी। क्रैश। शाओयान और शियूची मेन फोर्स से अलग हो गए। थोड़ी देर बाद नीली पानी की सतह तेज तरंगों से हिलने लगी। भयंकर प्रेशर की वजह से दोनों के चेहरे थोड़े बदल गए और उन्हें मजबूरन आगे बढ़ना रोकना पड़ा, काफी बेबस। जितना सीधा 3 आइलैंड्स के नीचे जाते हैं उतनी ही बड़ी लहरें लग रही हैं और इन लहरों में बहुत पावरफुल प्रेशर है। ये सच में अजीब है। शाओयान और शियूची दोनों को भी विशाल फ्लेम्स ने घेर रखा था, इसलिए पानी का एक बूंद भी उन्हें छू नहीं पा रहा था। लेकिन सामने के ह्यूज वाटर कर्टन को देखकर शाओयान धीरे से बोला, ये जगह शायद आइलैंड के एंट्रेंस के पास आ रही है। शियूची ने सीधा ऊपर देखकर अचानक कहा। इस वक्त दोनों तैरते हुए कुछ 10 मीटर के बाद सीधा 3 आइलैंड्स के नीचे पहुंच गए। लेकिन दोनों ने इस वक्त जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के ओशन का टेम्परेचर बाकी जगहों से अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शाओयान ने 3 आइलैंड्स के डीप सी के नीचे से एक बेहद डरावनी फ्लक्चुएशन महसूस की। तुमने भी महसूस किया? शियूची ने गहरी आवाज में कहा, फिर तुरंत अपनी पूरी ऑरा छुपा ली। अगर 3 आइलैंड्स में एंटर करना है तो लगता है आइलैंड के नीचे से गुजरना पड़ेगा, और नीचे कोई चीज घात लगाकर बैठी है, शाओयान ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज सतर्कता से भरी हुई थी। इस वक्त शाओयान की सोल पावर एम्परर रियम स्मॉल परफेक्शन लेवल की थी। शेंगयान की स्ट्रेंथ और 6 स्टार डू एम्परर परफेक्शन के साथ भी नीचे वाली चीज उससे डेंजर फील करा रही थी। ये आम खतरा नहीं था। जब आ ही गए हैं तो क्यों ना जाकर देख लें। चिंता मत करो, चाहे इनविंसिबल ही क्यों ना हो, मेरे पास सेफली निकलने का कॉन्फिडेंस है। शाओयान मुस्कुराया। वो स्पेस टेलीपोर्टेशन अभी वाली? शियूची ने तुरंत दिलचस्पी से शाओयान को देखा। प्राचीन समय से स्पेस एट्रीब्यूट एल्केमिस्ट्स जितना ही रेयर था, इसलिए शियूची शाओयान की इतनी एडवांस्ड फाइटिंग स्किल पर काफ़ी प्रभावित थी। मुझे मत देखो, वो स्पेस फाइटिंग स्किल टेलीपोर्टेशन के लिए अच्छी है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, शाओयान बोला। उस आदमी की स्ट्रेंथ डरावनी है, शायद 8 स्टार डू एम्परर के बराबर। तो क्या ख्याल है, कॉन्फिडेंट हो? शियूची ने कहा, लेकिन उसमें जरा भी डर नहीं था, बल्कि थोड़ा एक्साइटमेंट था। वैसे ही वानयुहा पवेलियन के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल, ये हिम्मत। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। कोशिश की जा सकती है। अगले पल शाओयान ने शियूची से कहा। चलो। शाओयान को पीछे हटने का इरादा ना देखकर शियूची तुरंत हंसी। पिछले कुछ दिनों की साथ संगत से वो शाओयान की पर्सनैलिटी समझ चुकी थी, लेकिन अब उसके मुंह से सुनकर फिर भी थोड़ी हैरान हुई। श्विश श्विश। दोनों धीरे धीरे तैरते हुए आगे बढ़े, हर कदम पर आसपास को ऑब्जर्व करते हुए। अगर कुछ गलत होता तो तुरंत एक्शन लेते। वैसे पानी में मेरी कॉम्बैट पावर काफ़ी कम हो जाती है, अचानक शाओयान ने सर खुजाते हुए थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। मुझे पता है, फायर एट्रीब्यूट वाटर फायर को सप्रेस करता है, और मैं विंड एट्रीब्यूट की हूँ, तो अब मुझे देखते जाओ, शियूची ने तुरंत समझाया। आखिर बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग लगभग सब फायर टाइप थे, इसलिए डीप सी में उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी। तैयार रहो, हम आइलैंड के बिल्कुल नीचे एंटर करने वाले हैं। शियूची का चेहरा गंभीर हो गया, वो काफ़ी सतर्क लग रही थी। हाँ, शाओयान ने जवाब दिया और तुरंत इक्वली विजिलेंट हो गया। बूम बूम बूम। जैसे ही दोनों ने आइलैंड के नीचे पहला कदम रखा, एक बहरा कर देने वाली गरज अचानक गूंज उठी। नॉट गुड। शाओयान का चेहरा बदल गया। इस भयंकर गरज ने उसकी रूह तक को हिला दिया। रिट्रीट। शियूची ने भी समझ लिया कि उनके रैश एंट्री से कोई क्रीचर डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए तुरंत बोली। श्वा श्वा। जैसे ही शाओयान और शियूची तेज से पीछे हटने लगे, डीप सी से 100 जांग बड़ा वाटर कॉलम अचानक फूट पड़ा और सीधा उन दोनों पर हमला किया। विंडशील्ड। ये देखकर शियूची ने तुरंत चीख लगाई और एक इनविजिबल विंड वॉल दोनों के सामने बन गई, जो पानी के कॉलम को रोकने की कोशिश कर रही थी। बूम बूम बूम। भयंकर वाटर कॉलम जैसे ही विंड वॉल से टकराया, शियूची ने तुरंत जबरदस्त प्रेशर महसूस किया। उसकी विंड वॉल मुश्किल से टिक पा रही थी। फ्लेम साओ। शाओयान ने असुविधा झेलते हुए दी यान को तुरंत फोड़ा और सीधा वाटर कॉलम पर मारा। इस वक्त वाटर कॉलम की पावर पहले से ही शियूची की विंड वॉल से काफ़ी कम हो चुकी थी। जैसे ही वो वॉल तोड़ने वाला था, शाओयान की अचानक फ्लेम्स ने उसे हिट किया और वो पानी की धार बनकर ओशन में बिखर गया। डैम, ये गाय बहुत स्ट्रांग है। शियूची ने तुरंत मिस्टीरियस क्रीचर की पावर महसूस करके नाक से आवाज़ निकाली। ना मैं आसमान से डरता हूँ ना ज़मीन से, कभी सोचा नहीं था कि इस ओशन में मेरे हाथ पांव बंध जाएंगे। शाओयान ऑलमोस्ट रोने जैसा हो गया।
इस स्पेशल ओशन में शाओयान के एम्परर यान और शेंग यान की पावर काफ़ी कम हो गई थी, लगभग आधी रह गई थी, जो हमेशा वायलेंट स्ट्रेंथ के लिए मशहूर शाओयान को बहुत बेचैन कर रही थी। सावधान रहो, ये अभी गया नहीं है। फ्लेम पावर लिमिटेड होने के बावजूद शाओयान की कीन सोल पावर बिल्कुल अफेक्टेड नहीं थी और उसने तुरंत शिवची को वॉर्न किया। मुझे पता है, अब मुझे देखो। विंड का शेल्टर। अगले पल शिवची के नीचे एक सफ़ेद हरिकेन धीरे धीरे बना। जैसे ही वो बना, दोनों उसके अंदर आ गए, जैसे एक नेचुरल बैरियर ने उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया। कितना स्ट्रांग है। शाओयान ने देखा कि सफ़ेद हरिकेन ने आसपास का ओशन काट दिया और वो तुरंत अपनी पीक पर लौट आया। उसने शिवची की इवैल्यूएशन और बढ़ा दी। पता नहीं उस ओशन में कौन सी मिस्टीरियस पावर ऐड की गई है जिससे वो हवा में चल नहीं पा रहे हैं और काफ़ी ठंड भी है, लेकिन शिवची का हरिकेन उन दोनों के आसपास 10 मीटर का एक छोटा स्पेस खोल दिया जहां सारा सी वाटर बाहर निकाल दिया गया। बूम बूम बूम। शिवची की इस हरकत से डीप सी का मिस्टीरियस क्रीचर जैसे प्रोवोक हो गया और तुरंत दहाड़ा और 10 और भी ज़्यादा वायलेंट वाटर कॉलम्स डीप सी से शूट हुए। इनकी पावर पहले से भी ज़्यादा थी। मुझे करने दो। शिवची को रेडी होते देख शाओयान हंसा। अभी वो डीप सी वाटर में था, इसलिए उसकी फ्लेम सप्रेस थी, लेकिन अब शिवची के हरिकेन ने सी वाटर आइसोलेट कर दिया था। इस वक्त शाओयान अपनी असली पीक पर था। ग्रेट हेवेंस ग्रेट फॉर्चून पाम। शाओयान ठंडी हंसी हंसा। एक पाम से 2 वाटर कॉलम्स तोड़ दिए, फिर बिना रुके उसके पीछे का एटर्नल फायर एटर्नल गोल्ड रूलर से भयंकर गर्मी फूटी और तुरंत अटैक किया। 7 लेयर्स ब्रेकिंग द स्काई, फर्स्ट फुट, सेकेंड फुट, थर्ड फुट, फोर्थ फुट। कुछ ही देर में शाओयान ने स्ट्रेंज फायर रूलर पकड़कर 4 भयंकर फ्लेम अटैक्स छोड़े और 10 वाटर कॉलम्स को सीधा खत्म कर दिया। समझ नहीं आता था कि ये बंदा इतना स्ट्रांग भी है। शाओयान को इतना फियर्स देखकर शिवची ने तुरंत तारीफ की, बिना टेंशन लिए। हालांकि मिस्टीरियस क्रीचर के 10 वाटर कॉलम्स अटैक्स फिरोशियस थे, लेकिन अर्ली 7 स्टार डू एम्परर लेवल की शिवची के लिए उनसे निपटना मुश्किल नहीं था। जैसे ही 10 वाटर कॉलम्स डिस्ट्रॉय हुए, पानी की सतह वायलेंटली हिलने लगी, फिर बहुत सारे बबल्स उभरने लगे, जैसे कोई बड़ा चीज़ बाहर आने वाली हो, और पूरे एरिया का टेम्परेचर अचानक गिर गया। ये बाहर आ रहा है। शाओयान ने उबलते हुए समंदर को ठंडी नज़र से घूरते हुए तुरंत वॉर्न किया। गुलुगुलू। इस पल शाओयान और शिवची ने सांस रोक ली और सतर्क नज़रों से समंदर को देखने लगे। शाबू शाबू। थोड़ी देर बाद समंदर की सतह पर अचानक एक विशाल लहर उठी और उस लहर के साथ एक बहेमथ दोनों के सामने दिखाई दिया। ये डेविल वेल? शाओयान ने सामने के दानव जैसे प्राणी को शॉक में देखकर मुश्किल से कहा। डेविल वेल? शिवची ने यह सुनते ही उलझन महसूस की, लेकिन सामने हजारों मीटर के बराबर विशाल शरीर को देखकर उसने अपनी छोटी सी हैसियत महसूस की। डेविल वेल कहते हैं कि ये प्राणी सिर्फ प्राचीन युग में मौजूद थे। हर ऐसा प्राणी बेहद ही फिरोशियस और खून का प्यासा होता है और ये किलिंग का प्रतिनिधि माना जाता है। इसका यहाँ होना प्रूव करता है कि इस रुइंस में जरूर ट्रेजर्स हैं, इसलिए डेमन वेल को ट्रेजर गार्डियन भी कहा जाता है। शाओयान ने शब्द समझाया। और ये डेमन वेल अब एडल्ट स्टेज में है। एक एडल्ट डेमन वेल की स्ट्रेंथ ह्यूमन के 8 स्टार ड्यू एम्परर लेवल के बराबर होती है। ये मुश्किल हो गया, शाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पहले देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो विड्रॉ करेंगे। शिवची जानती थी कि अगर 3 आइलैंड्स के ट्रेजर्स तक पहुंचना है तो इस लेवल को पार करना ही पड़ेगा, यहां से भागना मुमकिन नहीं। हो। डेमन वेल जैसे ही सरफेस पर आया, उसने अचानक गरजकर रोर किया। डेमन वेल का पूरा शरीर अंडाकार था, उसकी आंखों में अनंत बुराई चमक रही थी। पीछे की विशाल पूंछ धीरे धीरे समुद्री पानी को खींच रही थी। उसके शरीर का रंग आसपास के नीले पानी में घुल मिल गया था। अगर ध्यान से ना देखो तो उसे समंदर का हिस्सा समझना आसान था। उसका भरा हुआ शरीर हजारों फीट लंबा था और ये तो सिर्फ वो हिस्सा था जो पानी के ऊपर दिख रहा था। अगर पूरा शरीर बाहर आ जाए तो कितना शक्तिशाली और हिला देने वाला होगा। फिर से तुम गंदे इंसान, डेमन वेल ने बेहद गुस्से भरी आवाज निकाली, शाओयान और शिवची को घूरते हुए, जैसे उन्हें सीधा निगल जाना चाहता हो। इस गाय को इंसानों से गहरी दुश्मनी है। शाओयान ने डेमन वेल का गुस्सा देखकर तुरंत सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ली। इसकी स्ट्रेंथ अर्ली 8 स्टार ड्यू एम्परर तक पहुंचती है और अब ये समंदर में है। इसको नेचुरल एडवांटेज है। शायद मिड 8 स्टार ड्यू एम्परर पावर हाउस भी इसे कोई रियल डैमेज देना नहीं पाएगा। शाओयान ने धीरे से एनालिसिस किया। मर जाओ। अगले पल डेमन वेल ने बिना ज्यादा बात किए अपने विशाल मुंह से नीली एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ा, जो सीधा शाओयान और शिवची पर आया। बूम बूम बूम। इतनी चमकदार एनर्जी देखते ही शाओयान बिना झिझक के तुरंत मूव कर गया। इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ बहुत ही डरावनी थी। अब क्या करें? शिवची के पास पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि डेविल वेल का टेरर उसकी डील करने की कैपेसिटी से बाहर जा रहा था। अब तो बस दांत भींचकर लड़ना ही पड़ेगा।
शाओयान ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उसकी अपनी स्ट्रेंथ 6 स्टार ड्यू एम्परर से ऊपर थी और डेमन वेल अर्ली 8 स्टार ड्यू एम्परर था, फिर भी शाओयान के पास इसे हैंडल करने का तरीका था। क्या तुम सी वाटर को मुझे टच होने से रोक सकती हो? शिवची ने यह सुनते ही गंभीर होकर कहा। स्पष्ट है कि इन 3 आइलैंड्स के नीचे सी वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। शिवची भी गारंटी नहीं कर सकती थी कि उसकी विंड एनर्जी हमेशा सी वाटर को आइसोलेट रखेगी। जब तक ये सी वाटर मुझे टच नहीं करता, मेरे पास इसे सॉल्व करने का तरीका है, शाओयान ने शिवची को रीअश्योर किया। आखिर शाओयान ने नोटिस किया था कि जैसे ही ये मिस्टीरियस सी वाटर उसे छूता है, उसकी फायर पावर तुरंत आधी हो जाती है। अगर सी वाटर आइसोलेट रहे तो ये रिस्ट्रिक्शन उस पर काम नहीं करता। बूम बूम बूम। डेमन वेल इस वक्त बेहद गुस्से में था। वो रुइंस का गार्डियन था। पिछली बार जब रुइंस खुले थे, काफी पावरफुल ह्यूमंस आए थे, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के नीचे कोई भी 3 आइलैंड्स पर कदम नहीं रख पाया था। जो भी रुइंस में घुसा, सब उसने खत्म कर दिया था और डेमन वेल इस बात से काफी खुश था। आखिर इन 3 आइलैंड्स में कुछ अविश्वसनीय चीजें थीं। अगर उसने उस आदमी से अग्रीमेंट ना किया होता तो डेमन वेल अपने घमंड में खुद जाकर उन्हें ले लेता। जाओ। डेमन वेल ने शाओयान और शिवची को बहुत ही तुच्छ समझा और अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज नहीं किया। कोई हैरानी नहीं, डेमन वेल के लिए इन दोनों की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ देखना मुश्किल नहीं था। एक अर्ली 7 स्टार ड्यू एम्परर और दूसरा 6 स्टार ड्यू कंप्लीशन। ऐसी स्ट्रेंथ उसके लिए मौत के बराबर थी। लेकिन डेमन वेल का यही घमंड शाओयान को सांस लेने का मौका दे गया। हुआंग क्वान हेवनली फ्यूरी। डेमन वेल के अटैक का सामना करते हुए शाओयान अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी सोल स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई और उसने डेमन वेल पर एक बेहद डरावना सोल अटैक छोड़ा। क्रैश। इनविजिबल सोल पावर और डेमन वेल का स्काई ब्रेकिंग वाटर कॉलम टकराए और आसमान में एक खूबसूरत रेनबो चमक उठा। अच्छा लड़का, इतनी डरावनी सोल पावर। डेमन वेल शाओयान के सोल अटैक से थोड़ा हैरान था। वॉरक्राफ्ट के लिए सोल पावर आमतौर पर सबसे लीथल होती है, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रेड्स की वजह से वो सोल अटैक से काफी हद तक इम्यून था, वरना वो भी शाओयान से अफेक्टेड होता। अभी खत्म नहीं हुआ। शाओयान ने देखा कि सोल अटैक का कोई रियल इफेक्ट नहीं हुआ तो वो गुस्से से चिल्ला उठा। अगले पल सोल अटैक खत्म होते ही डेमन वेल ने देखा कि शाओयान के शरीर पर चमकदार फ्लेम्स के सर्कल्स उभर आए। फायर की पावर। इंसान, मत भूलना ये ओशन है। तुम्हारी फ्लेम्स चाहे कितनी भी पावरफुल हो, आखिर तुम ही मरोगे। गिर जाओ, ये जगह तुम्हारे आने की नहीं है। डेमन वेल ने तुच्छ भाव से अपनी विशाल पूंछ से नीले समंदर को जोर से पीटना शुरू किया। उसके इस झटके से शांत समंदर अचानक चमकदार पानी की लहरों से भर गया। डेमन वेल के पीछे 100 मीटर ऊंची एक विशाल पानी की लहर उभर आई। उसका मोमेंटम भयंकर था। इस गाय का ओशन पावर को मोबिलाइज करना इतना टेरिफाइंग है तो इन वाटर वेव्स की पावर शायद हम दोनों हैंडल नहीं कर पाएंगे। शिवची अपनी विंड एट्रीब्यूट पावर से दोनों के आसपास के सी वाटर को आइसोलेट करते हुए भी बैटल को ध्यान से देख रही थी। चलो पहले पीछे हटते हैं। ये गाय। शिवची शाओयान के लिए थोड़ी चिंतित लग रही थी और विड्रॉ का सोचने लगी। अब तो रिट्रीट करना शायद देर हो चुकी है, इसलिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, शाओयान ने दांत भींचकर कहा। अपनी सोल स्ट्रेंथ से शाओयान ने महसूस किया कि डेमन वेल के पीछे 100 मीटर ऊंची वाटर वेव में सिर्फ ओशन की स्पेशल पावर ही नहीं थी, डेमन वेल ने अपनी खुद की पावर भी उसमें मिला दी थी। इन दोनों पावर्स के कॉम्बिनेशन से शायद मिड 8 स्टार ड्यू एम्परर पावर हाउस भी सीधा टकराने से बचना ही पसंद करेंगे। Battle Through the Heavens, The Flame Emperor, Episode 784. Fierce Fight. 3 Profound Transformations of Skyfire. Immortal Body. Emperor Yan. इतने डरावने अटैक का सामना करते हुए जो अर्ली 8 स्टार डो एम्परर लेवल की डीमन वेल से आ रहा था, शाओयान ने जरा भी लापरवाही नहीं की और अपनी सारी स्किल्स यूज कर दी। ये बंदा शिवकी ने शाओयान को घूरकर देखा जो गोल्डन जायंट से घिरा हुआ था। साथ ही उसने महसूस किया कि शाओयान की ऑरा धीरे धीरे 7 स्टार डो एम्परर के मिड स्टेज तक बढ़ गई है। गोल्डन जायंट के बाहर शाओयान के शरीर को एक शानदार फ्लेम लपेट रही थी, जिससे शिवकी की शाओयान से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गईं। अगर और कुछ ना भी हो, सिर्फ डो एम्परर का बॉडी ही बेहद टेरिफाइंग होता है। सिर्फ डो एम्परर बॉडी से डीमन वेल का अटैक पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसकी पावर को मैक्सिमम हद तक कम किया जा सकता है। और स्ट्रेंथ का इतना तेजी से बढ़ना क्लियरली दिखाता था कि उसका सीक्रेट मेथड हाई लेवल का है। 7 स्टार डो एम्परर के अर्ली स्टेज की शिवकी को अच्छी तरह पता था कि हर लेवल के बीच परसेप्शन का कितना बड़ा गैप होता है, लेकिन शाओयान ने सीक्रेट मेथड से ज़बरदस्ती 2 लेवल्स बढ़ा लिए। ऐसा सीक्रेट मेथड शायद होली रैंक से कम नहीं होगा। सेंट रैंक, ये बहुत ही रेयर चीज़ है, इसीलिए शिवकी शाओयान के पीछे की पावर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी। इसके अलावा वो शानदार फ्लेम शिवकी को एक बहुत पावरफुल बर्निंग सेंसेशन दे रही थी, जिसने उसे शाओयान को सीरियसली लेने पर मजबूर कर दिया। अगर ऐसा है तो शायद सच में डीमन वेल से लड़ने की ताकत है। ह्यूमन, तुम्हारे पास काफ़ी ट्रेजर्स हैं, लेकिन स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट गैप ऐसी चीज़ों से नहीं बदलता। मर जाओ।
डीमन वेल शाओयान की बढ़ती स्ट्रेंथ और गोल्डन डो एम्परर को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले पल उसने फिर से अटैक करने की तैयारी की। साफ था, चाहे शाओयान कुछ भी करे, आज उसका गिरना तय था। जरूरी नहीं। शाओयान ने डीमन वेल को इतने आराम से देखकर तुरंत समझ लिया कि यह उसका घमंड है, और यही घमंड शाओयान को काउंटर अटैक का मौका दे रहा था। 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ थियान हुआ ने मेरी करंट स्ट्रेंथ को टेम्पररीली 7 स्टार डो एम्परर के मिड स्टेज तक बढ़ा दिया है। इमॉर्टल बॉडी और एम्परर यन के साथ भी डीमन वेल से डील करना शायद अभी भी मुश्किल है, शाओयान ने धीरे से कहा। फिर उसकी नज़र उलझी हुई शियूकी पर पड़ी। छोड़ो, सबसे पहले सामने वाले को निपटाते हैं, बाद में सोचेंगे। अगले पल शाओयान ने फैसला कर लिया। शाओयान, ये गाय कुछ अजीब है, ये क्या कर रहा है? शियूकी पूरी कोशिश कर रही थी कि सी वाटर दोनों को टच ना करे, लेकिन शाओयान का हिचकिचाना उससे छुपा नहीं। काफी टाइम से यहाँ कोई ह्यूमन नहीं आया। ये ह्यूमन इस रूइंस के पहले बैच का लगता है। मैं देखना चाहता हूँ इसकी स्ट्रेंथ क्या है। डीमन वेल बिल्कुल जल्दी में नहीं था, जैसे शाओयान कुछ भी करे उसकी मौत पक्की हो। लेकिन इस ह्यूमन के शरीर की ये शानदार फ्लेम अजीब है। ये 3 आइलैंड्स वाली फ्लेम जैसी है, लेकिन काफी वीक। उस आदमी ने कहा था, अगर कोई ह्यूमन अनयूजुअली पावरफुल फ्लेम के साथ मिले तो उसे रूइंस में एंटर करने देना। पता नहीं क्यों, डीमन वेल धीरे से खुद से बोला। उसके पीछे 100 मीटर ऊंची लहरों से दिल दहला देने वाली पावर निकल रही थी। बाहर आओ, शाओयान ने खुद से कहा, और अचानक एक बहुत ही चमकदार अर्दी येलो फ्लेम ने शानदार एम्परर यन को रिप्लेस कर दिया। ये था होली फ्लेम रैंकिंग नंबर 35, हुआ सिन थियान यन। ये होली फ्लेम? अगले ही पल जैसे ही शाओयान की खाकी होली फ्लेम फटी, उसके शरीर का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया और शियूकी शॉक में पड़ गई। होली फ्लेम, ये दुनिया का सबसे पावरफुल फायर एट्रीब्यूट है, इससे बड़ा कोई नहीं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। पूरे ज़ुआन संथ्यान में शायद ही किसी के पास होली फ्लेम हो। फेंगशान पवेलियन के पवेलियन मास्टर के पास भी सिर्फ होली फ्लेम का एक ट्रेस है, और पिल वैली के अमर लोगों की तो बात ही छोड़ दें। वो फ्लेम, क्या वो वही है जो 3 आइलैंड्स वाले आदमी ने कहा था? डीमन वेल अगले ही पल शॉक में आ गया। उस आदमी के लिए चाहे डीमन वेल कितना भी पावरफुल हो, उसे झुकना पड़ता था। इसीलिए डीमन वेल उसकी बात इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता था। लगता है इस ह्यूमन को मारा नहीं जा सकता, डीमन वेल ने दिल में सोचा, लेकिन उसके पीछे की विनाशकारी लहर बिल्कुल कम नहीं हुई। चाहे उस आदमी की बात पर पूरा भरोसा ना भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है और फिर भी मेरा एक अटैक नहीं झेल पाते, तो रूइंस में जाना भी खुदकुशी ही होगी। मुझे देखने दो कि ये लेजेंडरी होली फ्लेम कितनी पावरफुल है। डीमन वेल ने मन में प्लान बना लिया और चुपचाप शाओयान के अटैक का इंतजार करने लगा। इस वक्त शियूकी को महसूस हुआ कि डीमन वेल में कुछ गड़बड़ है, और वो भौएं चढ़ाने लगी। आज डीमन वेल का दिमाग खराब हो गया क्या? शाओयान फायर हार्ट थियान यान को कंट्रोल करते हुए रॉक ब्रेकिंग हेवन वरियल कंडेंस कर रहा था डीमन वेल को बड़ा गिफ्ट देने के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल स्टिल देखकर वो हैरान हो गया। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। थोड़ी देर बाद गोल्डन इमॉर्टल बॉडी से घिरा शाओयान अपने हाथ में चमकदार अर्दी येलो फ्लेम बॉल लेकर सीधा डीमन वेल पर टूट पड़ा। फ्लेम बॉल के गिरते ही आसपास के सी वाटर में हल्की सी वेपराइज होने की फीलिंग आने लगी। बुरा नहीं, डीमन वेल ने फ्लेम बॉल से एक पवित्र और गर्म पावर महसूस की और बिना झिझक के उसके पीछे की शॉकिंग वेव सीधा फ्लेम बॉल पर दे मारी। बूम बूम बूम, हिला देने वाला अटैक पूरे समुद्र में फैल गया और विशाल नीली लहर फ्लेम से चीर दी गई। कितनी टेरिफाइंग पावर! समुद्र के ऊपर के हिला देने वाले सीन को देखकर शियूकी हैरानी से बोली, मेरे लिए टूट जाओ। अगले पल शाओयान की दृढ़ आवाज गूंजी। उसने खाकी फ्लेम से जलती हैवी रूलर उठाई और फ्लेम के इम्पैक्ट का फायदा उठाते हुए सीधा डीमन वेल पर वार कर दिया। बैंग बैंग बैंग! समुद्र के एरिया में फ्लेम बॉल और विशाल लहर दोनों हेविली डैमेज हो गए और आखिरकार डिसिपेट हो गए। लेकिन उसी वक्त शाओयान का अगला अटैक फट पड़ा। ये ह्यूमन थोड़ा स्ट्रांग है। डीमन वेल ने देखा कि उसका प्राउड अटैक जो शाओयान को मिटा देने के लिए काफी था, एक्चुअली फ्लेम बॉल से तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद भी शाओयान में थकान का कोई साइन नहीं था। वो धीरे से बोलता रहा, छोड़ो। अगले पल डीमन वेल धीरे से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में राहत थी। उस अजीब सी मुस्कान को देखकर शाओयान पहले तो चौंक गया, लेकिन इस वक्त वो डीमन वेल के बहुत करीब था, इसीलिए उसके पास अटैक करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। भूम भूम भूम! अब शाओयान के पास तीर छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तुरंत उसने अपने हाथ में चमकदार एटर्नल फायर रूलर उठाया और डीमन वेल की बेहद मजबूत शरीर पर जोर से वार किया। क्रैक! शाओयान का देखने में पावरफुल अटैक डीमन वेल पर गिरा, लेकिन मच्छर के काटने जैसा लगा। डीमन वेल को कोई रियल डैमेज नहीं हुआ। भले ही डीमन वेल के शरीर पर कोई ऑब्वियस डैमेज नहीं दिखा, फिर भी उसने जोर से स्नॉट किया और उसके पावरफुल इम्पैक्ट से शाओयान का शरीर तुरंत कई मीटर दूर झटका खा गया। इस बंदे की डिफेंसिव पावर इतनी टेरिफाइंग है, लगता है अभी मैं से कोई डैमेज नहीं दे सकता, तो फिलहाल रिट्रीट ही करना पड़ेगा। शाओयान के दिल में 100 बार नामंजूरी थी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ टेम्परेरली पीछे हट सकता था। शाओयान ने रिट्रीट का फैसला कर लिया। वो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने ही वाला था कि उसने डीमन वेल की आवाज़ सुनी, ह्यूमन, इतनी जल्द ही मत करो।
मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जिनमें तुम्हारी इंटरेस्ट ज़रूर होगी। डीमन वेल ने अपना अटैक वापस लेते हुए शाओयान से कहा। शाओयान ने क्लियरली महसूस किया कि डीमन वेल के पीछे बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। अगर अभी तक डीमन वेल उन्हें मारने के मूड में मजाक उड़ा रहा था, तो अब बात बराबरी की लग रही थी। क्या? शाओयान ने डीमन वेल के बदलाव को महसूस करके स्पेस टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करने के बजाय उससे पूछा। जरा रुको, डीमन वेल ने कहा। तुरंत एक ब्लू वाटर कर्टन डीमन वेल के पूरे बड़े शरीर को घेरने लगा। पता नहीं वो क्या कर रहा था। ये बंदा क्या कर रहा है? शिवची ने देखा कि डीमन वेल की दुश्मनी अब उतनी स्ट्रांग नहीं रही और वो शाओयान की तरफ देखने लगी। शाओयान भी कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस वक्त डीमन वेल में कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। गुलू गुलू गुलू। जैसे ही डीमन वेल का विशाल शरीर ब्लू वाटर कर्टन में लपेट गया, अजीब आवाज़ें आने लगीं। हाँ, अब पहचान ठीक लग रही है। ओरिजिनल बॉडी बहुत बड़ी थी, मूव करना मुश्किल था। हाँ, थोड़ी देर बाद डीमन वेल के असली शरीर से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उस आदमी के बाल नीले थे, समुद्र के रंग जैसे, और वो एनर्जेटिक मिडिल एज्ड आदमी लग रहा था। बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन? शाओयान ये देखकर हैरान रह गया। आज के डीमन वेल की स्ट्रेंथ से शॉर्ट टाइम के लिए मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन पूरी तरह ह्यूमन बनने के लिए यूजुअली इमॉर्टल्स के बैटल को ब्रेक करके कल्टीवेशन चूज करनी पड़ती है। किड, तुम्हारा नाम क्या है? ह्यूमन फॉर्म वाला डीमन वेल शाओयान में काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था। शाओयान। डीमन वेल के सवाल पर शाओयान ने बिना झिझक सीधा जवाब दिया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन शाओयान को महसूस हो रहा था कि आज डीमन वेल शायद उनकी मदद करना चाहता है। शाओयान, मैंने तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया। सोचा नहीं था इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे पास होली फ्लेम जैसी हेवन एंड अर्थ वंडर होगी, डीमन वेल ने कहा, और उसकी आवाज़ में थोड़ी ग्रीड थी। ये सुनते ही शाओयान तुरंत अलर्ट हो गया। आखिर डीमन वेल की स्ट्रेंथ सामने थी। अगर वो कुछ चाल चलता तो शाओयान कुछ नहीं कर पाता। चिंता मत करो, तुम्हारी होली फ्लेम बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ह्यूमन फॉर्म वाला डीमन वेल मुस्कुरा कर बोला। जैसे सोचा था, शाओयान ये सुनकर थोड़ा स्टन्ड हो गया। आप जैसे डिग्निफाइड 8 स्टार डव एम्परर जो नहीं कर सकते, वो मैं एक छोटा 6 स्टार डव एम्परर कैसे करूंगा? ये थोड़ा ज़्यादा नहीं है? डीमन वेल के सामने शाओयान ने तुरंत विनम्र तौर पर मना करने की कोशिश की। अरे अरे, ऐसे मत सोचो केड, इस रूइंस में अनेक ट्रेजर्स हैं। अगर तुमने उस आदमी से एग्रीमेंट ना किया होता तो ये सब तुम्हारे हिस्से में नहीं आता। और मुझे तुमसे जो चाहिए वो है कि तुम 3 आइलैंड्स में से ग्वांगहान आइलैंड में जाओ। अंदर जाकर क्या करना है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ग्वांगहान आइलैंड? बिल्कुल, उन हमारे ऊपर जो 3 आइलैंड्स हैं वो हैं ग्वांगहान आइलैंड, येटू आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड। इनमें से ग्वांगहान आइलैंड में एंटर करने के लिए तुम्हें येटू आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड से टोकन्स चाहिए। ग्वांगहान आइलैंड शायद वही आइलैंड है जिसमें मैंने पहले स्काई से पर्पल पैलेस देखा था। वही आइलैंड सच में मिस्टीरियस है, सोचने लगा शाओयान। कोई और सवाल? ग्वांगहान आइलैंड में जाने का एग्रीमेंट कर लिया तो रिवॉर्ड भी लेना ज़रूरी है। लाइफ एंड डेथ फायर, ये रेयर ट्रेजर है। मुझे याद है ये मूनलाइट आइलैंड पर है। मूनलाइट आइलैंड। शाओयान ने ये बात दिल में नोट कर ली और तुरंत उसके मन में एक प्लान बन गया। ग्वांगहान आइलैंड के लिए येटू आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड के टोकन्स चाहिए। इसका मतलब वहाँ कंप्लीट इनहेरिटेंस होनी चाहिए। अब शाओयान का प्लान था पहले लाइफ एंड डेथ फायर लेना और फिर ग्वांगहान आइलैंड जाकर यूरकी की इनहेरिटेंस में मदद करना। जब तुम सब जानते हो तो मैं तुम्हें गुड लक देता हूँ। अगर किस्मत हुई तो ग्वांगहान आइलैंड पर फिर मिलेंगे, डीमन वेल ने कहा, और उसके नीले बाल पीछे लहरा रहे थे। बात खत्म होते ही उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और अगले पल शाओयान और शिवची के सामने से सीधा ऊपर चला गया। और जहां वो उठा वही था ग्वांगहान आइलैंड, जिसमें स्पेशल टोकन से ही एंट्री होती है। साला, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि बाकी 2 आइलैंड्स में कैसे एंटर करना है। डीमन वेल को गायब होते देखकर शाओयान चुझलाकर चिल्ला पड़ा। बैटल थ्रू द हेवंस के गॉड द फ्लेम एम्परर का नया एपिसोड 786 मेथड। हेवनली डीमन वेल तू साला। शाओयान खुद को रोक नहीं पाया और गाली दे दी। जब से ये बंदा खुद मदद मांग रहा है तो उसका एटीट्यूड भी ठीक होना चाहिए था। इतना बेवकूफ़ है कि जाने से पहले बात क्लियरली समझा भी नहीं पाया, बस 2 शब्द बोले और सीधा चला गया। छोड़ो, सिंस डीमन वेल चला गया है, पहले देखते हैं मूनलाइट आइलैंड में कैसे एंटर करें, शिवची ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, शाओयान अगले ही पल शांत हो गया और फिर दोनों सीधा 3 आइलैंड्स के नीचे इन्वेस्टिगेट करने लगे।
इतनी देर हो गई, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? मु यिंगिंग की आवाज अचानक युवांडा में मु फंग और उसकी टीम के पास गूंजी। इस वक्त सब लोग शाओ यान की फ्लेम से घिरे हुए थे। हालांकि वो समुद्र में थे, लेकिन पानी उन्हें छू भी नहीं रहा था। सावधान! अगले ही पल किन्सिन ने जल्दी से कहा। बूम बूम बूम! किन्सिन के बोलते ही थोड़ी दूर एक बेहद भयंकर जायंट वेव अचानक उनकी तरफ आई। मेरे लिए टूट जा! ये देखकर मु फंग के हाथ में वुडन सॉर्ड तुरंत आ गई और डार्क ब्लू एनर्जी सीधा उस वेव पर हमला कर गई। क्रैश! अगले ही पल वो बड़ी लहर मु फंग ने तोड़ दी। साला, इतनी बड़ी वेव अचानक कहां से आ गई? मु फंग ने काम खत्म करते ही कहा। नहीं, हमारे बॉडी के बाहर जो फ्लेम्स हैं वो इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हैं और लग रहा है जैसे वो धीरे धीरे गायब होने वाली हैं। थोड़ी देर बाद लैंग फयाओ ने अपने आसपास की शानदार फ्लेम्स को घूरते हुए धीरे से कहा। नहीं, जरूर शाओ यान और उनकी तरफ कोई डेंजर हुआ है, वरना उसकी फ्लेम में ऐसा रिएक्शन नहीं होता। हमें तुरंत जाकर देखना होगा, मु यिंगिंग ने भाव से भरी आवाज में कहा। ये युएरू ने ये सुनकर बोलना ठीक नहीं समझा। चलो शाओ यान और बाकी लोगों को ढूंढते हैं, धीरे चलेंगे। मु फंग ने तुरंत फैसला लिया। हालांकि उनमें से कोई स्विमिंग में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन शाओ यान की फ्लेम्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। और जब मु फंग की टीम आइलैंड्स के नीचे शाओ यान को ढूंढने लगी, तब सुपर सेट के डिसाइपल्स भी धीरे धीरे रूइंस के सी एरिया में एंटर कर गए। शाओ यान और बाकी कहाँ गए? की हरान अभी अभी आसमान से समुद्र में गिरा था। हैरान होने का वक्त भी नहीं मिला, सीधा इधर उधर देखने लगा। की हरान की टीम ही शाओ यान की तरह उस अजीब गायब हुए स्पेस चैनल से बच नहीं पाई थी और सीधा समुद्र में गिर गई थी, जिससे उनके शरीर में जलन सी हो रही थी। पता नहीं, शायद वो पहले ही उन 3 आइलैंड्स में घुस चुके हैं, उसके छोटे भाई की हाराओ किंग ने कहा। चलो ज्यादा देर नहीं टिक सकते, इस बार काम हो गया तो ठीक है, अगर फेल हुए तो किंग स्वैन लिंग के नेचर को देखते हुए वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। की हारान ने तुरंत कहा। चलो बोलकर दोनों भाई उठ खड़े हुए और धीरे धीरे 3 आइलैंड्स की तरफ तैरने लगे। बाकी सुपर सेट के डिसाइपल्स और कुछ ऑर्डिनरी सेट के लोग भी समुद्र में गिर गए थे और सबका ध्यान सीधा 3 आइलैंड्स पर था। सब जानते थे कि असली ट्रेजर वही है। स्ट्रेंज, यहाँ का सी एरिया बाकी जगहों से अलग लग रहा है। शाओ यान और शूची ने काफी देर तक आइलैंड्स के नीचे सर्च किया, लेकिन कोई रीजन नहीं मिला। बस ये महसूस हुआ कि यहाँ का पानी अलग है। शाओ यान, थोड़ी देर बाद मु फंग की टीम धीरे धीरे उनके पास आ गई। सब ठीक हो? अभी पता चला कि तुम्हारी तरफ एक बहुत भयंकर बैटल हुई थी, मु यिंगिंग ने चिंता से कहा। सब ठीक है, रूइंस के एक गार्डियन से मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई खास डेंजर नहीं हुआ, शाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। शाओ यान और मु यिंगिंग को इतनी बात करते देखकर युएरू को हल्का सा गुस्सा आ गया। शिवची की तेज नजर ने तुरंत ये बात पकड़ ली और उसने युएरू को एक संकेत दिया। चलो पहले देखते हैं 3 आइलैंड्स में कैसे एंटर करना है। 3 आइलैंड्स का नाम है मूनलाइट आइलैंड, U2 आइलैंड और गानहान आइलैंड। मुझे जो लाइफ एंड डेथ फायर चाहिए वो मूनलाइट आइलैंड में है और युएरू की इनहेरिटेंस गानहान आइलैंड में। लेकिन गानहान आइलैंड में एंटर करने के लिए पहले मूनलाइट आइलैंड या येतु आइलैंड से टोकन लेना पड़ेगा, शाओ यान ने सबको समझाया। अगर ऐसा है तो फिर वेट किस बात का, पहले मूनलाइट आइलैंड चलते हैं और तुम्हारा फायर ले लेते हैं, फिर गानहान आइलैंड जाएंगे। मु फंग ने तुरंत कहा। मैं भी चाहता हूं, लेकिन मूनलाइट आइलैंड या येतु आइलैंड में घुसना इतना आसान नहीं लगता। तुम लोग आने से पहले हम चेक कर चुके हैं, यहाँ कोई मैकेनिज्म लगता है, इसीलिए हम हवा में उड़कर ऊपर नहीं जा पा रहे। स्पेशल रिस्ट्रिक्शन है। मैकेनिज्म? मैं इसमें अच्छी हूँ, मुझे ट्राई करने दो। तभी लैंग फयाओ आगे बढ़कर बोली। ये क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। सबकी हैरान नजरों को महसूस करके लैंग फयाओ ठंडी सी नाक से बोली। आओ ट्राई करो, मुझे भी लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। शाओ यान पीछे हट गया और जगह लैंग फयाओ को दे दी। ये सी 3 आइलैंड्स को जोड़ रहा है, लेकिन अजीब है, हम एंटर क्यों नहीं कर पा रहे? रीजन क्या है? सी वाटर, स्काई रिस्ट्रिक्शन, 3 आइलैंड्स। लैंग फयाओ ने आंखें बंद करके धीरे धीरे सोचना शुरू किया, जैसे उसे कोई क्लू मिल गया हो। ये किन्सिन लैंग फयाओ को अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही लैंग फयाओ ने आंखें बंद की, किन्सिन समझ गई कि बात लंबी चलेगी और वो उसे रोकने वाली थी। उसे डिस्टर्ब मत करो, वो कर लेगी। शाओ यान ने सिर हिलाकर किन्सिन से कहा। ठीक है। किन्सिन ने हाँ में सिर हिला दिया और सबने अपनी आखिरी उम्मीद लैंग फयाओ पर रख दी। लेकिन इसी वक्त युएरू के माथे पर जो मिस्टीरियस रून था वो हल्की सफेद रोशनी छोड़ने लगा। अगले ही पल बिना युएरू के कंट्रोल के वो सीधा लैंग फयाओ की तरफ चला गया। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है क्या हो रहा है। युएरू की मिस्टीरियस पावर अब्सॉर्ब करते ही लैंग फयाओ ठंडी हंसी हंसी। क्या हो रहा है? बाकी सबने तुरंत पूछा। अगर 3 आइलैंड्स में एंटर करना है तो युएरू की जरूरत पड़ेगी, लैंग फयाओ ने मुस्कुराकर कहा। मुझे क्या करना होगा? युएरू ने बिना डरे पूछा, क्योंकि रूइंस में आने के बाद से ही उसे महसूस हो रहा था कि उसके माथे का रून कई चीजों से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल, अपने माथे का मिस्टीरियस रून रिलीज करने की कोशिश करो, वो हमें उन 2 आइलैंड्स में से किसी एक तक ले जाएगा। लैंग फयाओ ने मुस्कुराकर कहा। इतना सिंपल? शाओ यान ये सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। वो और शूची इतनी देर से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे थे और लैंग फयाओ ने इतनी जल्दी प्रॉब्लम पकड़ ली। पहले ट्राई तो करो, लैंग फयाओ ने कहा। उसके बाद सब चुप हो गए और उम्मीद भरी नजरों से युएरू को देखने लगे। Battle through the heavens, the God the Flame Emperor, episode 787, Enter Moonlight Island। मैं ट्राई करती हूँ, सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर युएरू ने हल्की आवाज में कहा।
ज़्यादा नर्वस मत हो, पहले ट्राई करो, अगर काम नहीं हुआ तो फिर कोई और सोल्यूशन सोचेंगे। यूएरू थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, इसलिए शाओयान ने तुरंत उसे तसल्ली दी। हाँ, शाओयान की अचानक कंसर्न से यूएरू की नर्वसनेस तुरंत कम हो गई। उठो। थोड़ी देर बाद यूएरू के माथे पर एक चमकदार मिस्टीरियस रून धीरे धीरे उभर आया और इस रून के आते ही शाओयान के पैरों के नीचे समुद्र में कुछ धीरे धीरे उभरने लगा। हमारे पैरों के नीचे कुछ है? किनशिन ने तुरंत महसूस किया और तुरंत सतर्क हो गई। घबराओ मत, वो चीज़ हमें आइलैंड के अंदर भेजने का टूल होनी चाहिए। शाओयान की सोल पावर काफ़ी स्ट्रांग थी, उसने तुरंत राज पकड़ लिया और बोला, बूम बूम बूम। जैसे ही यूएरू ने अपने माथे के मिस्टीरियस रून को चलाया, सबके पैरों के नीचे से एक प्रिज्म जैसी चीज़ धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। ये तो एक फ्लाइंग सी बीस्ट है। ये एक मरीन मॉन्स्टर होता है जो लोगों को कैरी करता है। थोड़ी देर बाद एक विशाल पीठ ने सीधा शाओयान और सबको समुद्र से उठा लिया और धीरे धीरे हवा में ले गया। डायरेक्शन सीधा 3 बड़े आइलैंड्स की तरफ था। लगता है सक्सेसफुल हो गया, यूएरू ने तुरंत कहा जब उनकी हाइट बढ़ने लगी। बूम बूम बूम। इस वक्त शाओयान और सब लोग उस बड़े सी मॉन्स्टर पर बैठे थे। सी मॉन्स्टर चुपचाप हवा में उड़ रहा था। क्लियरली इसका पर्पस शाओयान और उन्हें रूइंस के 3 आइलैंड्स तक पहुंचाना था। लाइफ एंड डेथ फायर, मैं आ रहा हूं। बस ये नहीं पता कि रूइंस में रेजरेक्ट हुए एंसेस्टर शाओ जुआन की आखिरी कुछ चीज़ें मैं बचा पाऊंगा या नहीं। शाओयान ने धीरे से कहा जब वो पास आते 3 आइलैंड्स को घूर रहा था। एंसेस्टर शाओ जुआन का रेजरेक्शन हमेशा से शाओयान के दिमाग में एक बड़ी बात थी। आखिर डौची कॉन्टिनेंट पर एंसेस्टर शाओ जुआन ने उसकी बहुत मदद की थी। सीधी बात है, अगर एंसेस्टर शाओ जुआन की मदद न होती तो आज का यान एम्परर शाओयान शाल होता ही नहीं। और शाओयान शाओ क्लैन पर सीक्रेट्स को लेकर भी काफ़ी क्यूरियस था। ऊपर से दाऊदी का ब्लड लाइन भी उसके एंसेस्टर शाओ जुआन से ही शुरू होता है, इसलिए वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में और जानना चाहता था। इसके अलावा रूइंस में उस मिस्टीरियस वुमन के साथ शाओयान का एक 100 ईयर एग्रीमेंट भी था, डाउ सियन तक पहुंचने का, और वो लड़की उनके शाओ क्लैन की गार्डियन लगती थी। शाओयान के पास अभी बहुत सारे मिस्ट्रीज थे जो सॉल्व करने थे, इसलिए उसे अपने एंसेस्टर्स को रेजरेक्ट करने का प्लान तेज करना ही था। जैसे ही शाओयान और उसकी टीम आसमान में उठी, तुरंत काउंटलेस लोगों का ध्यान उन पर चला गया। देखो, ये क्या है? वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ पीपल है। शाओयान और उनका ग्रुप सी मॉन्स्टर के साथ ओपनली आइलैंड में एंटर कर रहे थे। ये बात बाद में आए पावर हाउसेस ने तुरंत देख ली। साला, ये शाओयान सच में नफरत के लायक है। रूइंस के आयरन गेट पर भी इन्हें बेवकूफ़ बनाया और अब 3 आइलैंड्स में सबसे पहले घुस रहा है। पक्का इनसे ज़्यादा फायदा उठाएगा। भाई अब क्या करें? किया हॉरान का चेहरा सीरियस हो गया। उसे पता था सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं है। ये सी एरिया बहुत अजीब है, सावधान रहना। जहाँ तक शाओयान की बात है, किंग स्वैंगलिंग ने कहा था अगर इस आदमी से दुश्मनी ना हो तो बेहतर है, और अगर हो तो उसे मार दो। शाओयान, रूइंस में तुम जो भी पाओ आखिर में मैं तुमसे सब उगलवा लूंगा। कियाओ हॉरान की ठंडी आवाज़ धीरे से गूंजी। चलो पहले 3 आइलैंड्स के नीचे चलते हैं। शाओयान अब उनकी टीम जहां से घुसी है, एंट्रेंस वहीं होगा। अगले ही पल कियाओ हॉरान ने देर नहीं की और कियाओ हॉकिंग को लेकर उस डायरेक्शन में बढ़ गया। शाओयान थोड़ा ज़्यादा परवर्टेड नहीं है। फंग होंग और डूचुन अभी भी समुद्र में थे। हालांकि ये पानी काफ़ी स्पेशल था, लेकिन उन दोनों के लिए ये बिल्कुल घर जैसा आसान था। उन्हें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा था। क्या ये शाओयान फेंशांग पेवेलियन रेंडियान का डिसाइपल है? लगता है इस बंदे में सच में कुछ एबिलिटी है, फंग होंग ने तुरंत कहा। सीनियर ब्रदर, शाओयान वही है जिसने पहले प्लंडरिंग कंपटीशन में ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था। आपको लगता है वो वीक है? डूचुन ने हंसी के साथ कहा। तुम उसे काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो लगते हो। फंग होंग थोड़ा हैरान हुआ। ऑफ कोर्स, शाओयान मेरा ओपोनेंट है। जल्दी या देर से मैं उसे फिजिकल टेक्निक से फ्रेंड से हराऊंगा। डूचुन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। उसकी आवाज़ में पक्का विश्वास था। मेहनत करो। फंग होंग ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन बोला, बेवकूफ़ जूनियर ब्रदर। हालांकि शाओयान की सरफेस स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फंग होंग को जो उससे प्रेशर महसूस हो रहा था वो कुछ 7 स्टार डाउ एम्परर से कम नहीं था। इसलिए फंग होंग को भी शाओयान पर जीत का पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन फंग होंग सीनियर ब्रदर था, नेचुरली वो डूचुन पर पानी नहीं डालेगा। वैसे शाओयान ने पहले जो किया वो थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम था। मुझे लगता है अब सुपर सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स उससे गहरी नफरत रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आखिरी कॉम्पिटिशन काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है। नफरत? डूचुन तुरंत कंफ्यूज हो गया। ये सब बातें तुम बाद में समझ जाओगे। इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सोलोमन का गनी, स्वैंगलिंग रॉयल फैमिली के कियाओ ब्रदर्स और वैनपो मैन का वान एक्शय। ये सब लोग अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूलते। शाओयान ने टिएमएन माउंटेन पर इन्हें इतना बड़ा नुकसान दिया है, पक्का ये लोग मिलकर उससे डील करेंगे। अभी शाओयान वानहावा पैवेलॉन के लोगों के साथ है, लेकिन अगर इन 3 फोर्सेस के लोग यूनाइट हो गए तो शायद कोई उनका मैच ना हो। फंग होंग ने कहा, अब तो ट्रबल है। डूचुन की हंसी रुक गई और वो दूर जाते शाओयान को देखने लगा। ये हरामी शाओयान ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। आइलैंड में एंटर करने के बाद अगर तू मुझे मिल गया तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। वानिक शय ने तेज़ नज़रों से शाओयान को घूरा। लगता है मास्टर गलत नहीं थे, ये शाओयान सच में एक बड़ा दुश्मन बन सकता है। लेकिन स्वैंगलिंग रॉयल फैमिली और वांडू सेक्ट के 2 बेवकूफ़ तो ऑलरेडी हैं। देखता हूँ क्या मैं उन्हें यूनाइट कर सकता हूँ। अगर यूनाइट हो गए तो पहले इस खतरे को खत्म करेंगे, बाकी डाउकी के लिए बाद में अपना तरीका होगा। गनी ने शैतानी हंसी के साथ कहा।
पता नहीं क्यों लेकिन आइलैंड में एंटर करने से थोड़ी देर पहले मास्टर ने मुझे वॉइस ट्रांसमिशन भेजा और कहा कि हमें शाओयान और उनकी टीम की मदद करनी है। वांडू सेक्ट की दूसरी डॉटर वूपो ने अचानक कहा, शाओयान की मदद? हमारी उनसे रिलेशनशिप तो हमेशा। लिनझू ने तुरंत कहा, मुझे पता है, लेकिन ये वॉइस ट्रांसमिशन सिर्फ मास्टर को पता है और किसी को नहीं। वूपो ने धीरे से सर हिलाया। फिलहाल एक एक स्टेप लेते हैं, पहले आइलैंड चलते हैं। अगले ही पल वूपो ने सर हिलाया और आइलैंड की तरफ बढ़ गई। ये देखकर लिनझू ने भी कुछ नहीं कहा और उसके पीछे चल पड़ी। इस तरह काउंटलेस सेक्ट डिसाइपल्स 3 बड़े आइलैंड्स की तरफ बढ़ चुके थे और इस बार रूइंस में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी ये अभी देखना बाकी था। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 788, 3 Monsters on the Island। यही है, शाओयान और उसके साथी सी मॉन्स्टर पर सवार होकर बहुत जल्दी मूनलाइट आइलैंड पहुंच गए और सी मॉन्स्टर थी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से रुक गया। अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? मू फेंग खुद को रोक ना पाया और बोला। इस वक्त वो सब आसमान में थे, यहाँ हवा में कदम रखना मना था और मूनलाइट आइलैंड में एंटर करने के लिए अभी भी थोड़ी दूरी थी। अगर सीधा कूदते तो शायद सीधे नीचे गिर जाते। सी वॉरक्राफ्ट, शाओयान तुरंत ठंडी आवाज में गरजा। शाओयान की गरज खत्म होते ही सी मॉन्स्टर ने मजबूरी में एक नीली राह बना दी जो मूनलाइट आइलैंड तक जा रही थी। ये बंदा सच में, मू फेंग ने देखकर ठंडी सांस भरी। क्लियरली ये सी मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही। चलो, शाओयान ने उसे इग्नोर किया और सीधा बोला। हाँ, सबने सुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सब लोग सी मॉन्स्टर के शरीर से उतर गए और एक अंधेरी राह पर आ गए। यहीं से मूनलाइट आइलैंड होना चाहिए। ये जगह डेंजरस है, सब लोग केयरफुल रहो, शाओयान ने जोर से याद दिलाया। पता नहीं क्यों जब से वो मूनलाइट आइलैंड के पास आए थे, शाओयान के दिल में जो होली फ्लेम था वो हल्की सी बेचैनी दिखा रहा था और इस बेचैनी का सोर्स मूनलाइट आइलैंड और ग्वांगहान आइलैंड दोनों थे। लेकिन शाओयान को नहीं लगा कि ये होली फ्लेम की ऑपोजिट अट्रैक्शन है। आखिर होली फ्लेम इतनी रेयर चीज़ थी, अगर इतनी आसानी से दूसरी मिल जाती तो शाओयान खुशी से सपने में ही हंस पड़ता। शाओयान के शेंगयान की बेचैनी का असली सोर्स था लाइफ एंड डेथ फायर। चलो, शाओयान की बात सुनकर सबने चुपचाप सर हिला दिया। सब जानते थे कि इस ट्रिप का मेन मिशन यूएरू को कंप्लीट इनहेरिटेंस दिलवाना और साथ ही शाओयान को लाइफ एंड डेथ फायर दिलाने में मदद करना था। ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं थी। मूनलाइट आइलैंड का माहौल गर्म है। जैसे ही कुछ लोग रास्ते पर चले, किसी ने पहले ही कह दिया, मुझे भी फील हो रहा है। इस वक्त यूएरू की खूबसूरत आंखों में जिद की हल्की झलक चमकी। क्लियरली ये टेम्परेचर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। आखिर टीम में इस वक्त यूएरू की स्ट्रेंथ इनहेरिटर होने की वजह से 5 स्टार बैटल गॉड पर अटकी हुई थी। डुंग डुंग डुंग। जैसे जैसे शाओयान और उसकी टीम आगे बढ़ी, रास्ता धीरे धीरे साफ होता गया। सबने देखा कि ये रास्ता काउंटलेस मार्बल जैसे सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ था। सीढ़ियाँ एक के बाद एक ऊपर जा रही थी। यहाँ कोई मैकेनिज्म तो नहीं होगा? मू फेंग ने अचानक कहा। शायद नहीं, शिवची ने तुरंत कहा। आखिर इतना अंदर आ चुके हैं, शायद कोई और मैकेनिज्म सेट ना किया हो। अगर मैकेनिज्म नहीं है तो चलते हैं। शाओयान ने अपनी सोल पावर से अंदर बाहर चेक किया और फिर बोला, अजीब है, ये मूनलाइट आइलैंड थोड़ा स्पेशल लग रहा है। इस वक्त यूएरू के माथे पर काफ़ी पसीने की बूंदें आ गईं और उसके माथे का मिस्टीरियस रून अपने आप उभर आया। क्लियरली किसी ने उसे बुलाया था। क्या हुआ? शाओयान ने तुरंत पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि मूनलाइट आइलैंड में कोई चीज़ है जो इसे चाहिए। अगले पल यूएरू ने धीरे से कहा। यहाँ यूएरू जिसकी बात कर रही थी वो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस रून था। इसे कुछ चाहिए? शाओयान ये सुनकर हिल गया। उसे इनहेरिटेंस रून्स के सीक्रेट्स के बारे में बहुत कम पता था, इसलिए कुछ देर के लिए उसके पास कोई आइडिया नहीं था। शायद सही है। कहा जाता है कि जब कुछ इनहेरिटर्स इनहेरिटेंस प्लेस के पास पहुंचते हैं तो उनके माथे का इनहेरिटेंस रून उन्हें गाइड करता है। इससे इनहेरिटेंस की सक्सेस चांस काफ़ी बढ़ जाती है। किन सिन ने इस वक्त आगे बढ़कर कहा। एक और बात है। मू फेंग ने सुनकर चुपचाप सर हिला दिया। मू फेंग किनसिन को ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा किनसिन बिल्कुल बेकार बात नहीं करती। कोई बात नहीं, तब हम साथ चलेंगे। वैसे भी तुम्हारे माथे का रून रास्ता दिखाएगा, ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। चलो, एग्जिट पास ही है। शाओयान बोलकर सबसे पहले रास्ते से निकला और रोशनी की तरफ चला पड़ा। मैं सच में क्यूरियस हूं कि मूनलाइट आइलैंड में क्या चल रहा है, लेंग फुयाओ ने थोड़ी उत्सुकता के साथ कहा और पीछे पीछे चली पड़ी। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो रास्ता सब अभी चलकर आए थे, उस मार्बल के अंदर से एक लाठी पकड़े बुढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने दूर जाते शाओयान के ग्रुप को देखा और धीरे से बोला, ये तो वाकई एक ऐसा इंसान है जिसके पास फेरी मून की किस्मत है, और एक इंसान के पास तो होली फ्लेम जैसा हेवन एंड अर्थ वंडर भी है।
लगता है फेरी मून की डिसाइपल अब बच सकती है, लेकिन ये लोग मूनलाइट आइलैंड पर कुछ ढूंढने आए हैं। पहले आइलैंड के 3 मॉन्स्टर्स से इनसे मिलने देते हैं। बुढ़े ने बोलकर फिर से चुपचाप गायब हो गया। क्या विशाल जगह है। शाओयान और उसकी टीम रास्ते से निकलकर मूनलाइट आइलैंड पर आ गए। मूनलाइट आइलैंड उनकी सोच से बिल्कुल नैरो नहीं था। ये चारों तरफ फैला हुआ था और बहुत ही विशाल था, शायद पूरे वेस्टलैंड से भी बड़ा। मूनलाइट आइलैंड पर हैरानी की बात यह थी कि यहाँ कोई सूर्य ही नहीं था। आसमान में सिर्फ एक चांदी जैसा चांद लटक रहा था, जैसे यहाँ दिन रात का कोई फर्क ही ना हो। बहुत ही अजीब था। फिर भी पूरा आइलैंड घनी हरियाली से भरा हुआ था, क्लियरली एक जियोमैंटिक ट्रेजर। ये जगह सच में अजीब है, यहाँ सूर्य ही नहीं है, लेंग फुयाओ ने धीरे से कहा। बर्निंग इंसेंस पवेलियन की डिसाइपल और एक फार्मासिस्ट होने के नाते लेंग फुयाओ का एट्रीब्यूट नेचुरली फायर था, और फायर एट्रीब्यूट ऑब्वियसली धूप में थोड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन इस एनवायरनमेंट में उसे ठंडी सी फीलिंग आ रही थी। मूनलाइट आइलैंड बहुत बड़ा है, पता नहीं लाइफ एंड डेथ फायर कहाँ ढूंढें। शाओयान भी काफ़ी हेल्पलेस था। उसने अपनी सोल पावर से पूरा एरिया स्कैन करने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसकी सोल पावर मूनलाइट आइलैंड के इतने बड़े एरिया को कवर ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने तुरंत ये आइडिया छोड़ दिया। चलो घूम कर देखते हैं। बिना किसी सेंसिंग के शाओयान ने अंधे की तरह आगे बढ़ने का फैसला किया। मुझे लगता है मुझे याद आ रहा है, इस रूइंस की मालकिन का नाम फेरी मून था, और मेरे माथे का मार्क भी फेरी मून ने ही लगाया था। फेरी मून के नीचे एक बहुत आउटस्टैंडिंग डिसाइपल थी और उसके साथ एक जेड रैबिट भी था, लेकिन पता नहीं क्यों फेरी मून अचानक गायब हो गई और सिर्फ ये रेलिक छोड़ गई। उस आउटस्टैंडिंग डिसाइपल और जेड रैबिट का भी कोई पता नहीं। युएरू ने अचानक कहा, इनहेरिटेंस रून की इन्फॉर्मेशन। शाओयान ने युएरू के माथे के डार्क रून को देखकर तुरंत समझ गया कि ये सब इन्फॉर्मेशन उसे मिस्टीरियस रून ने ही दी है। और लगता है मूनलाइट आइलैंड पर ना तो वो फीमेल डिसाइपल हैं और ना ही जेड रैबिट। यहाँ बस कुछ पैनेसिया और कुछ अजीब लोग हैं। युएरू ने आखिर में कहा, तुम ठीक हो? शाओयान ने बात को नहीं बढ़ाया। अब वो सिर्फ इनहेरिटेंस रून की इन्फो पर ही आगे बढ़ सकते थे। रून की चमक कम होते ही उसने युएरू से पूछा, मैं ठीक हूँ, चलो, मुझे लगता है मुझे पता है लाइफ एंड डेथ फायर कहाँ है। युएरू का चेहरा थोड़ा बुरा लग रहा था, फिर भी उसने शाओयान से कहा, तो चलो। शाओयान ने ये सुनकर अपने हाथ से कुछ अच्छी मेडिसिनल पिल्स निकाली और युएरू को दे दी। फिर जब उसने देखा कि युएरू की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई है, तब उसने बात की। शाओयान जानता था कि युएरू के पास इनहेरिटेंस रून है, और जब वो इनहेरिटेंस के बहुत पास आती है तो उस पर ज़रूर कुछ असर पड़ेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वैसे भी वो रूइंस के 3 आइलैंड्स में एंटर करने वाली पहली बैच थी, उनसे आगे कोई नहीं था। मुझे नहीं पता ये सो कॉल्ड लाइफ एंड डेथ फायर क्या है। शाओयान के मुताबिक इस आइलैंड पर कुछ अनयूजुअल है, पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे जल्दी से ज़्वंगलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में जाकर पता लगाना होगा। पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा। मु यिंगनिंग ने धीरे से कहा। क्लियरली उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। भाई का गायब होना उसे काफ़ी बेबस बना रहा था। अब हमें किस तरफ जाना चाहिए? शाओयान और बाकी लोग धीरे धीरे युएरू के पीछे चल रहे थे। तब शाओयान ने पूछा, इनहेरिटेंस रून ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है उसके मुताबिक मूनलाइट आइलैंड पर 3 मॉन्स्टर्स हैं। इन तीनों का टेम्परामेंट अजीब है और उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही टायरानिकल है। इनमें काफ़ी विशिष्ट लोग भी हैं। और जो लाइफ एंड डेथ फायर तुम्हें चाहिए और जो चीज़ मुझे इनहेरिटेंस के लिए चाहिए, दोनों कुछ वियर्डोज की टेरिटरी में है। युएरू ने शाओयान को देखते हुए पक्के अंदाज में कहा। 3 वियर्डोज? शाओयान की आंखें हैरान हो गईं। ये 3 वियर्डोज सब मूनलाइट आइलैंड पर रहते हैं। तीनों अलग अलग जगह रहते हैं और एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। लेकिन जो लाइफ एंड डेथ फायर हम ढूंढ रहे हैं वो शायद सबसे डिफिकल्ट वियर्डो के पास है। युएरू ने कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता ये 3 वियर्डोज कौन है। किनसिन को युएरू की बातों का थोड़ा बहुत अंदाजा था, इसलिए उसने पूछा। 3 वियर्डोज हैं, हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशसनेस। हेट्रेड, रिजेंटमेंट, विशस, ये तो 3 इमोशंस होने चाहिए। ये कैसे? शिवची को ये सुनकर यकीन ही नहीं हुआ। सीनियर सिस्टर, आपको कुछ पता नहीं। इस बार की रूइंस फेरी जियामुए ने छोड़े थे। जब फेरी जियामुए गायब हुई थी तब उसकी सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल और उसके साथ रहने वाला जेड रैबिट भी गायब हो गए थे। इसलिए मेरे गेस के मुताबिक ये 3 वियर्डोज ज़रूर कुछ जानते होंगे और फेरी मूनलाइट के सीक्रेट्स शायद इसी रूइंस में सामने आएंगे। वैसे भी इन 3 वियर्डोज का एग्जैक्ट फॉर्म पता नहीं। शायद ये सिर्फ नाम हो या शायद ये वाकई स्ट्रांग लोग हों जो इमोशंस कंट्रोल करते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 लोग इमोशंस कंट्रोल करने वाले पावर हाउसेज नहीं हैं। अगर कोई वाकई इमोशंस कंट्रोल करने वाला पावर हाउस होता तो वो डोसियन लेवल पर होता, और डोसियन लेवल का पावर हाउस किसी और के लिए यहाँ गार्ड बनकर नहीं बैठता।
शाओयान ने मुस्कुराकर कहा, अगर ऐसा है तो इस तरफ चलते हैं। इस बैम्बू फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद पहला वियर्डो मिलेगा, और जो लाइफ एंड डेथ फायर हमें चाहिए वो सबसे डिफिकल्ट जगह पर है, यानी लास्ट वियर्डो के पास। मतलब इन 3 वियर्डोज को अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं? लेंग फवायो ने पूछा। उसे पता नहीं था ये 3 कौन है, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर से वो समझ रही थी कि ये लोग आम नहीं है। नहीं, यही एक रास्ता है। यूएरू ने सिर हिलाकर कहा, अगर वो पहले 2 को अवॉइड कर सकती तो जरूर करती। चलो। शाओयान ने आसपास देखा, कुछ अनयूजुअल नहीं मिला तो तुरंत बोला, लेकिन उसकी नज़र दूर एक बड़े पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट पर टिक गई। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उस पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट से जुड़ता था, और वो फॉरेस्ट इतना बड़ा था कि सारे रास्ते ब्लॉक कर रहा था। है, अब मज़ा आएगा। इतने सारे छोटे डॉल्स आ गए हैं। काफ़ी टाइम से पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में बोर हो रहा था। इस बार इनसे खेलूंगा। लेकिन हैवी रूलर वाले आदमी और उसके पीछे वाली लड़की की फ्लेम ऑरा थोड़ी अजीब है, बहुत अजीब। इस वक्त पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक इल्यूजरी बुढ़ा धीरे से हंस रहा था। बोलने के बाद उसकी नज़र शाओयान और मू यंगिंग पर टिक गई, जैसे उसने उनमें कुछ डिस्कवर कर लिया हो। चलो पहले एक छोटे बेबी को पकड़कर हाइड एंड सीक खेलते हैं, बुढ़े ने बोलकर तुरंत लेंग फवायो पर अपनी नज़र लॉक कर दी। थोड़ी देर बाद सब लोग पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के पास पहुंच गए। ये बैम्बू फॉरेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद सब लोग फॉरेस्ट के सामने रुक गए। क्या हुआ? यूएरू को पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में कुछ अनयूजुअल महसूस नहीं हुआ, लेकिन शाओयान का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर उसने तुरंत पूछा, इस बैम्बू फॉरेस्ट में कुछ है? लेंग फवायो ने बहुत पक्के अंदाज में कहा। अभी जो ऑरा फ्लिकर हुआ था वो लेंग फवायो की सोल पावर से बच नहीं सका। मुझे भी फील हो रहा है। शाओयान ने हैरानी से लेंग फवायो को देखा। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की की स्ट्रेंथ एवरेज हो सकती है, लेकिन सोल पावर इतनी शार्प होगी। क्या चीज़ है? किनसिन तुरंत समझ गई कि मूनलाइट आइलैंड उतना सिंपल नहीं है जितना सोचा था, और तुरंत पूछा, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़। लेंग फवायो अपनी बात पूरी भी कर नहीं पाई थी कि अचानक उसकी आंखों में एक अजीब पर्पल फ्लैश चमका। फिर उसका शरीर जैसे कंट्रोल से बाहर हो गया और उसकी फिगर अचानक ब्लिंक करके सीधा पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के एंट्रेंस में घुस गई, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। वापस आओ, ये देखकर किनसिन जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेंग फवायो ग्रुप छोड़कर सीधा पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में चली गई। इंटरेस्टिंग। शाओयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की वो फिगर बहुत ऑब्स्क्योर थी, लेकिन अभी जो फ्लक्चुएशन हुआ शाओयान ने क्लियरली फील किया। 8 स्टार 2D लेवल का पावर हाउस। और यूएरू ने जो हेट्रेड, रिजेंटमेंट और विशसनेस की बात की थी, उसके हिसाब से शाओयान ऑलमोस्ट श्योर था कि ये मिस्टीरियस फिगर हेट्रेड ही है। तुम लोग यहीं रहो, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। शाओयान की आंखों में ठंडी चमक आई और वो तुरंत फ्लैश करके पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में घुस गया। अच्छी बात ये थी कि पहले एक्सीडेंट के वक्त शाओयान में लेंग फवायो पर सोल मार्क लगा दिया था, इसलिए अब शाओयान को उसकी पोजीशन क्लियर पता थी। मैं भी चलूंगी, मू यिंगिंग ने ठंडी आवाज में कहा, और यूएरू की नज़र की परवाह किए बिना तुरंत शाओयान के पीछे चली गई। और यूएरू, जो इनहेरिटर थी, अभी पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में घुसना चाहती थी, लेकिन शिवची ने उसे रोक लिया। फिक्र मत करो, उस लड़के को कुछ नहीं होगा, शिवची ने तुरंत कहा। फिर उन लोगों की तरफ देखा जो गायब हो गए थे। लग रहा था पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में सच में कुछ तो था। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 790, हेट बॉसेस। गुलो गुलो। शाओयान और म्यू यिंगिंग जैसे ही पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में घुसे, एक बहुत ही तेज प्रेशर ने तुरंत उनकी काफी स्ट्रेंथ को दबा दिया, और इस अजीब सप्रेशन के साथ एक बहुत ही करक और तेज आवाज चारों तरफ से पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट से गूंज उठी। डैम इट, शाओयान ने ठंडे अंदाज में कहा, और उसके पूरे शरीर से चमकदार सोल पावर तुरंत फैल गई जो दोनों की शरीरों को प्रोटेक्ट करने लगी। शाओयान की सोल पावर के प्रोटेक्शन के साथ वो करक आवाज धीरे धीरे अलग हो गई। ये क्या है? म्यू यंगिंग ने आसपास देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, और तुरंत बोली, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन सही है तो ये 3 वियर्डोस में से एक हेट ओल्ड मॉन्स्टर होना चाहिए। शाओयान ने बिना छुपाए सीधा कहा। 8 स्टार 2D लेवल का पावर हाउस। म्यू यिंगिंग के पास होली फ्लेम थी, इसलिए उसने कुछ अलग ही महसूस किया और धीरे से जवाब दिया। फिर ज्यादा कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए, क्योंकि अब वो पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर घुस चुके थे। आसपास देखा तो पूरा बैम्बू फॉरेस्ट पर्पल बैम्बू से भरा हुआ था। बैम्बू कभी मोटे कभी पतले थे और बहुत ही नीटली अरेंज थे। देखने में काफी ब्राइट लग रहा था। लेकिन जो बात बहुत अजीब थी वो ये कि हर बैम्बू के नीचे जैसे कोई बहुत छोटी मेडिसिनल अर्ब उग रही थी। दूसरों के लिए शायद ये देखना मुश्किल होता, लेकिन शाओयान जैसे फार्मासिस्ट की तीखी नज़र से ये बच नहीं सकता था।
यहाँ की ऑरा तो हेट ओल्ड मॉन्स्टर की होनी चाहिए, लेकिन ये अर्ब्स क्लियरली मॉन्स्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए होती हैं। ये हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर आखिर कर क्या रहा है? और पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की मेडिसिनल अर्ब्स की स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि इग्नोर करना मुश्किल है। क्या ये बंदा पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट का यूज करके मेडिसिनल मटेरियल्स कल्टीवेट कर रहा है? तो ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? शाओ यांबे धीमी आवाज में कहा। ऑब्वियसली ये अर्ब्स कुछ मॉन्स्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी थे, इसलिए शाओयान को काफी डाउट हुआ। ये बैम्बू फॉरेस्ट शायद एक फॉर्मेशन है। कुछ देर बाद शाओयान धीरे से बोला। हालांकि शाओयान ने लेंग फुयाओ पर सोल इम्प्रिंट लगाया था, लेकिन किसी अननोन रीजन की वजह से पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में कदम रखते ही शाओयान को सिर्फ इतना वेग महसूस हो रहा था कि लेंग फुयाओ अभी भी फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं। म्यू यिंगिंग ने यह सुनकर शाओयान को डिस्टर्ब नहीं किया और खुद आसपास विजिलेंटली देखने लगी। मैंने पहले ही कहा था कि तुम दोनों छोटे डॉल्स को हैंडल करना आसान नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतनी आसानी से फंस जाओगे। सिंस ऐसा है, जब बुढ़ा अपना काम फिनिश कर लेगा तब तुम दोनों के साथ अच्छा खेल खेलूंगा। शाओयान जब पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की मिस्टीरियस ऑरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब फॉरेस्ट की गहराई से एक शैतानी हंसी अचानक सुनाई दी। इस स्मग के साथ पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के कुछ बैम्बू हल्की सी मूवमेंट करते हुए महसूस हुए। इस वक्त शाओयान पूरी तरह फॉर्मेशन तोड़ने पर फोकस था, इसलिए उसने मिस्टीरियस ओल्ड मैन की आवाज महसूस नहीं की। लेकिन शाओयान को लग रहा था कि पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट खतरों से भरा है। फिर भी शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। सोल स्ट्रेंथ बुरी नहीं है, देखते हैं सक्सेस मिलता है या नहीं। कुछ देर बाद पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की गहराई में हेट ओल्ड मॉन्स्टर की फिगर धीरे से सामने आ गई और उसके हाथ में लेंग फुयाओ कैजुअली पकड़ी हुई थी। इस वक्त लेंग फुयाओ बेहोश थी, लेकिन कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। तभी हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का असली चेहरा सामने आया। इस हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर का ह्यूमन बॉडी था, हाथ पैर सब थे, बॉडी स्लिम थी। पीछे से देखो तो क्लियरली एक हैंडसम आदमी लगता था, लेकिन जैसे ही चेहरा दिखता इंसान हिल जाता। उस आदमी का सिर्फ आधा चेहरा था। राइट साइड बिल्कुल इंसान जैसी थी, लेकिन लेफ्ट साइड पूरी काली थी, बहुत ही अजीब और डरा देने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे लेफ्ट साइड पर आंख, नाक, मुंह सब आधे गायब हो गए हों। लेकिन इस औरत की ऑरा तो सच में अजीब है। हेट ओल्ड मॉन्स्टर जब लेंग फुयाओ पर कुछ करने वाला था, तब उसने उसे घूर कर देखा और बोला, ये क्या है? अगले पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर को लेंग फुयाओ के शरीर से एक बहुत कमजोर सफेद पावर महसूस हुई। जैसे ही उसने इस व्हाइट पावर को नोटिस किया, उसकी टोन स्टिफ हो गई। सच में आसान नहीं है। कुछ सांसों बाद शाओयान और म्यू यिंगिंग की फिगर्स सिल्वर व्हाइट लाइट के साथ धीरे से हेट ओल्ड मॉन्स्टर के सामने आ गई। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हेट ओल्ड मॉन्स्टर ने क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओयान इतना स्मार्ट होगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये जगह पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट की गहराई में थी और शाओयान इतनी आसानी से यहाँ आ गया। ये दिखाता था कि शाओयान सिंपल नहीं है। तो क्या हुआ लड़के, तुम यहाँ आ गए तो? ये मेरा टेरिटरी है, यहाँ आके तुम बस बेकार में मरने आए हो। मेरा अटैक देखो। हेट ओल्ड मॉन्स्टर ने बोलकर लेंग फुयाओ को साइड में रखा और उसकी फिगर ब्लास्ट की तरह शाओयान पर हमला करने निकली। इतनी जल्दी अटैक मत करो, मुझे लगता है तुम एक सेकेंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट से मिलकर खुश होगे। सही कह रहा हूं ना हेट ओल्ड मॉन्स्टर? हेट ओल्ड मॉन्स्टर के अटैक के सामने शाओयान ने डॉज नहीं किया, बल्कि शांति से बोला, क्योंकि शाओयान जानता था कि इस हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ह्यूमन 8 स्टार डूडी अर्ली स्टेज के बराबर है। लेकिन पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में घुसते ही शाओयान ने नोटिस किया कि ये फॉरेस्ट जैसे एक फॉर्मेशन है और हर पर्पल बैम्बू के नीचे एक अर्ब है। उस अर्ब को शाओयान अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने इतना बोल्ड स्टेप लिया। सेकेंड रैंक एम्परर फार्मासिस्ट? कहाँ? हेट ओल्ड मॉन्स्टर ये सुनकर शॉक हो गया। उसका पाम अटैक तुरंत गायब हो गया और वो जल्दी जल्दी आसपास देखने लगा। दूर नहीं, बिल्कुल तुम्हारे सामने। शाओयान तुरंत मुस्कुरा दिया जब उसने देखा कि उसका गेस काम कर गया। तुम ये कह रहे हो कि वो तुम हो लड़के? अगले पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर की टोन अजीब हो गई और उसने एक स्पेशल पावर से शाओयान को प्रोब किया। तुम? म्यू यिंगिंग ये देखकर सेंगयान बुलाने वाली थी ताकि इन्वेस्टिगेशन रोक सके, लेकिन शाओयान ने उसे रोक लिया और उसे देखकर हल्का सा सर हिलाया। ये सोल पावर सच में सेकंड रैंक एम्परर फार्मासिस्ट की है। कुछ देर बाद हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने कहा। उसकी एक आंख से डरावनी व फ्लक्चुएशन निकल रही थी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अगले पल हेटेड ओल्ड मॉन्स्टर ने पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट के चारों तरफ जोर से बोला और आवाज इतनी लाउड थी कि पूरा फॉरेस्ट हिल गया।
तो हेट ओल्ड मॉन्स्टर, तुम इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन अर्ब्स क्यों उगा रहे हो? शाओयान ने उसके मूड चेंज को देखकर जोर से पूछा। उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ राज जरूर है।